अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फिर से मैं हाजिर हूँ मैथमेटिक्स के सेकंड पार्ट को लेकर। इसमें जो बात करने वाले हैं वो वित्त के बारे में, और इससे पहले जो बात हो चुकी है वो 1 से लेकर 9 तक जो हमने चैप्टर पढ़ा था, यानी कि लास्ट हमने पीछे पढ़ा है जो हाइट एंड डिस्टेंस हमने कंप्लीट कर लिया इसमें। और यहाँ से जो पढ़ना है वित्त पढ़ना है। तो वित्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके क्वेश्चन पूरे आपके बन जाएंगे, लेकिन इसकी जो मुख्य बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले 2-4 चीज़ें इसके अंदर वो जानना ज़रूरी है कि क्या किस चीज़ को कहाँ किस टर्म को कैसे बोलते हैं और किस टर्म को क्या बोलते हैं, उसको मालूम होना चाहिए आपको यहाँ पे। पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है वो सेकंड्स कहलाता है, जिसे हम हिंदी में छेदक रेखा कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो स्पर्श रेखा कहलाता है, और तीसरा जो होता है वो होता है अंतःवृत्त, और चौथा जो होता है वरीवृत्त। अब देखिए चारों चीज़ को समझेंगे हम। पहले जो है यहाँ पर छेदक रेखा क्या कहता है। छेदक रेखा को का इंग्लिश जो होता है वो सेकंड्स कहा जाता है। देखा जाए अगर इस वर्ड को, तो सेकंड्स का मतलब एक सेकंड्स होता है एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब लैटिन में होता है कट करना। इसीलिए यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जब कोई वृत्त को 2 बिंदु पर काटती है तो उसे हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। छेदक जब भी दिख जाए इसका मतलब काटती हुई दिखती है, लेकिन छेदक रेखा का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब 2 पॉइंट पर कट करे कोई भी एक लाइन, बल्कि लाइन नहीं बल्कि लाइन सेगमेंट का कट करे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे छेदक रेखा। देखेंगे यहाँ पर उसके बाद जो आता है वो आता है स्पर्श रेखा। क्या आता है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। वृत्त की एक ही बिंदु पर काटती ही या स्पर्श करती है यानी टच करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। कांटेक्ट का मतलब होता है मिलना, लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन है कि वो एक बार ही मिलती है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट, एक बार मिलती है। और जो तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि इन सर्कल, ये इन का मतलब यहाँ पर इंटरनल है कि जब कोई भी सर्कल किसी भी ट्रायंगल के अंदर बनता है तो ये क्या कहलाता है, इसके अंदर यहाँ पे कितना, एक ट्रायंगल है, तो इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि त्रिभुज के जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है। जब किसी भी त्रिभुज के अंदर में जब सर्कल बनाया जाता है तो इसके तीनों साइड को टच करती है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल जो सर्कल होता है, और ये एक्सटर्नल होता है जो बाहर होता है। ये होता है अंत, एक होता है क्या, बाहर। और इसको हम क्या कहते हैं, बहिर्वृत्त कहते हैं इसमें, यानी कि वृत्त मीन्स होता है सर्कल, बरी का मतलब होता है बाहर। बाहर जो वृत्त होता है, जो सर्कल होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सर्कल। ओके। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर बोला जा रहा है कि त्रिभुज के एक भुजा को जब स्पर्श करती है उसको क्या करती है, छूती है। तो इसमें कंडीशन क्या है, सेकंड, कि प्रत्येक त्रिभुज में 3 परिवर्तित हो सकती है। यानी कि कहा जाता है कि अगर कोई यहाँ पर 3 सर्कल हम बनाए यहाँ पे, तो क्या करते हैं, अगर उसको हम लाइन देंगे इसके अंदर, तो क्या होगा यहाँ पर कि अगर इसको त्रिभुज बनाए, यहाँ पे ये क्या है, त्रिभुज बनाया, तो ये बाहर का टच कर रहा है, वो ये बाहर से टच कर रहा है, ठीक है, ये अंदर से टच नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये बोला कि त्रिभुज की एक भुजा को वो स्पर्श करती है। अगर ये हम ट्रायंगल बनाते हैं तो सिर्फ एक को ही टच कर रही है, बाहर की तरफ, ठीक है। इधर देखा जाए तो एक तरफ टच करते हैं, इसको देखा जाए तो एक तरफ टच करता है वो। तो याद रखेंगे कि जो जो बाहर वाला होता है, जो हम बनाते हैं सर्कल बनाते हैं, तो किसी भी अगर वो साथ में हम ट्रायंगल बनाते हैं तो एक ही साइड को टच करती है वो, ठीक है। ज़्यादा बात करने की इसमें जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसके अंदर जो है स्पर्श रेखा के बारे में। ये पहला कंडीशन क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श जो रेखा है वो खींची जा सकती है, और दोनों की जो लंबाइयां बराबर होती हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि जब कोई सर्कल हो और दोनों तरफ से हमें क्या करना, कोई भी 2 पॉइंट मतलब कि टेंजेंट हम खींचेंगे तो दोनों आपस में क्या होंगी, ये बराबर होंगी। जैसे यहाँ पी ए है और पी बी, ये आपस में दोनों बराबर होंगे, यानी पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। सेकंड ये कह रहा है यहाँ पे कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। आपने देखा होगा यहाँ पर कि एक वृत्त, यहाँ पर वृत्त है और यहाँ पर टच होकर के जा रहा है, एक जगह टच कर रहा है, इसका मतलब स्पर्श रेखा है, इसका मतलब टेंजेंट है। तो जब भी जिस पॉइंट पर टच करेगी उसके ऊपर जो जब भी रहेगा ये 90 डिग्री होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। थर्ड रूल ये कहता है कि 2 वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है, उन पर 4 अवनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो कॉमन स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऐसा रेखा जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो जैसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि 2 वृत्त, एक वृत्त और यहाँ 2 वृत्त है, उस पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है, एक दूसरे को क्या कहते हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, स्पर्श नहीं कर रही है, तो उन पर हम क्या कर सकते हैं, 4 उभयनिष्ठ, 4 कॉमन स्पर्श रेखा, यानी कि हम स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है, टेंजेंट हम क्या कर सकते हैं, हम खींचा, सिर्फ 4 ही खींचा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये सब टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है इससे,
ये भी टच कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है, देखेंगे, ध्यान देंगे इसको। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोर्थ में कंडीशन ये है कि जो बाह्य स्पर्श जो वृत्त होता है उस पर 3 ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि जब 2 सर्कल आपस में टच करेगा, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके अंदर जो मतलब कि स्पर्श जो ये रहेगा, लाइन रहेगा इसके अंदर, जो बाह्य स्पर्श वृत्त पर जो 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। लेकिन अगर 2 सर्कल हो और दोनों अलग अलग हो, दोनों टच नहीं करता हो, तो ऐसे कंडीशन में इसके ऊपर जो 4 इसके अंदर कॉमन स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ये कंडीशन को याद रखेंगे। और उसके बाद जो बात बोली जा रही है कि यदि 2 वृत्त को एक दूसरे को जो आंतरिक या बात है, यानी इंटरनल या एक्सटर्नल स्पर्श करे, तो स्पर्श बिंदु के केंद्र से, यानी कि सेंटर से होकर जाने वाली रेखा पर ही स्थित होती है, उसी पर ही बेस्ड होती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अब बात करेंगे यहाँ पे कि 2 सर्कल यहाँ पे है, देखिए ये दोनों सर्कल है, दोनों का एक सेंटर यहाँ, एक सेंटर यहाँ, तो दोनों को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। तो ये मालूम होना चाहिए कि जब 2 वृत्त को एक दूसरे पर इंटरनल या एक्सटर्नल है या इंटरनल है, दोनों को क्या करती है, स्पर्श करती है, एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो केंद्र होता है, इसका जो सेंटर होता है, उससे होकर जाने वाली रेखा पर ही स्थित होती है। दोनों एक ही पर रहता है, दोनों का सेंटर सीधे लिखते हैं ऐसे, चाहे वो छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, बट ये टच करना चाहिए इसके अंदर। इस कंडीशन को मालूम होना चाहिए आपको। अगले बात करते हैं इसके अंदर कुछ टर्म है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ इसके अंदर होता है। ये अगर मालूम नहीं करेंगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसके पहले हमें मालूम होना चाहिए कि पहले किसको क्या बोलते हैं। जैसे एक वृत्त है, वृत्त के अंदर क्या करते हैं, तो कोई ऐसा नहीं दिया हुआ जिसको मैं समझा दूं यहाँ पे, फिर भी देख लीजिए। जैसे सपोज दैट एक सर्कल यहाँ पे है, तो इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके अंदर एक होता है जीवा, होता है, क्या कहते हैं, जीवा। दूसरा जिसके अंदर एक को कहते हैं हम लोग परिधि, क्या कहते हैं, परिधि। परिधि को कहा जाता है सरकमफ्रेंस कहा जाता है। सरकमफ्रेंस का मतलब ये होता है कि जब किसी सर्कल पे हम जहां से स्टार्ट करेंगे और जाके रुकेंगे, ये जो भी हम जिस डायरेक्शन में, यहाँ जिस पॉइंट से जो मेरा इनिशियल पॉइंट होगा और मेरा फाइनल पॉइंट होगा, वहां पर हम स्टॉप जहाँ करेंगे हम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सरकमफ्रेंस कहते हैं। एक टर्म को मालूम होना चाहिए। दूसरी बात जो है ना, हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो एक जगह से लेकर एक मतलब पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हम क्या करते हैं, जो सेंटर को होते हुए गुजारते हैं लाइन, किसी को भी लाइन सेगमेंट को, तो ये क्या कहलाता है इसके अंदर, इसे हम लोग कहते हैं डायमीटर। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे डायमीटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायमीटर। और डायमीटर का जो हाफ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, जैसे हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, और डायमीटर को हम लोग व्यास कहते हैं। डायमीटर को व्यास कहते हैं और त्रिज्या किसको कहते हैं, रेडियस को कहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला आप देखेंगे कि अगर कोई पूछे कि d बराबर क्या होता है, तो क्या लिखेंगे 2r, क्योंकि इसके अंदर 2r 1r प्लस 1r इज इक्वल टू 2r। और डायमीटर वाली बात करेंगे तो d बराबर हो जाएगा यहाँ पर, मतलब r बराबर हो जाएगा d/2, क्योंकि डायमीटर को का हाफ कर देंगे तो r निकल जाएगा, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ है, इसको जानना जरूरी है, इसको देख कर जाएंगे फार्मूले को। उसके बाद एक इसके अंदर आता है यहाँ पे कि सेमी सर्कल, तो मालूम ही है, तो सर्कल का जब हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सेमी सर्कल हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद जो आता है इसके अंदर वो होता है कोड। कोड को हम लोग हिंदी में कहते हैं जीवा। जीवा का कहते हैं कि जब किसी भी जो वृत्त होता है उसकी जो परिधि होती है, उसका जो सरकमफ्रेंस होता है, उस स्थिति को 2 बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है उसको ही कहते हैं। इसके लिए क्या होता है कि कोड का मतलब ये होता है कि ये 2 पॉइंट को सिर्फ क्या टच काटे, उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जबकि मालूम होना चाहिए जो डायमीटर होता है वो खुद एक बड़ी जीवा है, सबसे जो बड़ी जीवा को क्या कहलाता है, वो डायमीटर, यानी कि 2 पॉइंट को मिलाने वाले को हम कोड कहते हैं। कहीं से भी खींचा जा सकता है, किसी 2 पॉइंट को मिलाया जा सकता है, वो जीवा कहलाएगा। इतना याद रखेंगे इसके अंदर। और एक चीज आता है इसके अंदर, चाप। चाप को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्क, क्या कहते हैं, आर्क, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसके ऊपर। अभी इसके अंदर दिया रहेगा यहाँ पे, अच्छा इसका सॉरी वो अगले वाले में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर मालूम होना चाहिए आपको, जो अगर टर्म आएगा तो हम बताएंगे, और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट इसके अंदर है वो मालूम होना चाहिए इसके अंदर। और अंतर क्या है, बाह्य क्या होता है, अगर मतलब कि 2 जो है रेडियस के अंदर वाला क्या कहलाएगा, 2 रेडियस अगर मिलाने के बाद जो बाहर वाला हिस्सा बचे उसे क्या बोलेंगे, वो अभी नेक्स्ट इसमें अभी आएगा इसके अंदर। जैसे आप देखिए इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछता है वो दिया हुआ ऐसे बताएगा, क्वेश्चन देगा कि दिए गए चित्र में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र मतलब सेंटर ओ वाले एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं, यदि कोण यानी कि एंगल पी ओ क्यू बराबर 110, तो एंगल पी टी क्यू को उसका मान क्या होगा। तो ये पूछ रखा कह रहा है कि अगर पी ओ क्यू अगर कितना है 110 डिग्री है,
तो PTO का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि ऐसे कंडीशन में जो हमारा जब कोई सर्कल के अंदर, हाँ, जब कोई टेंजेंट होता है तो क्या करता है, जब जब दो जगह से क्या करता है, स्पर्श करता है, तो आपस में क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। हमने इसको इस जगह से पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था कि किसी बिंदु से वृत्त पर क्या करते हैं, अधिकतम दो स्पर्श रेखा अगर खींची जा सकती है तो दोनों आपस में की लंबाई उनकी क्या होती है, बराबर होती है। सेम चीज़ उसके अकॉर्डिंग हम उस जो फार्मूले के अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। और कैसे लिखेंगे, चूंकि TP और TQ क्या होता है कि जो वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब जब बराबर होंगे तो TP पर लंब कोण कर रहा है, यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर कोण है तो OP, और इसका TQ पे कोण है तो यहाँ पर QO, तो उसको लिख देंगे यहाँ पर TQ पे का जो यहाँ पे कोण है, इसमें यहाँ पर TQ पे कोण है QO, ठीक है। इसको मालूम कर जाएगा यहाँ पर। अब देखेंगे 90 डिग्री कोण होगा इसके अंदर, तो मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि ये क्या है कि एक ये वाला जब परपेंडिकुलर होता है तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, और ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो सबको आपस में जोड़ देंगे, वही बताया यहाँ पर कि बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, OQ और T, OQ और T, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इधर 90 डिग्री होगा और इधर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और हम जानते हैं कि जब 90 डिग्री और 90 डिग्री आप प्लस 110 को जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, जिसको हम एक चतुर्भुज है, रेक्टेंगल चतुर्भुज है, जो हम क्या बोलेंगे, PT, Q और O बोलेंगे। तो कैसे निकलेगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको, इस वाले को तो एंगल हमें मालूम नहीं है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड करेंगे। हम जानते हैं कि 3 एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम नहीं है, तो आज चतुर्भुज में क्या होता है कि हम सबको जो ऐड कर देते हैं, वही चीज़ को ऐड कर दिया गया है, जो करके यहाँ पर 90, 90, 100, 110 एंड 90, और यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, एंगल, इसको हम PTQ या T यानी या QTP भी बोल सकते हैं, तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो जो हमको वैल्यू अननोन है उसको लिख देंगे, अननोन को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज हुआ करता है, रेक्टेंगल होता है, उसका चार कोण मिला करके 360 डिग्री होता है, इसलिए हम उसको करके फाइंड आउट, यहाँ से 70 आ जाएगा। यानी कि ये जो आपका ये जो कोण है, ये कितने डिग्री का आ जाएगा, P और TQ, PTQ यानी ये एंगल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, मतलब 70 डिग्री आ जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक ट्रायंगल है ABC, उसका अंतर्वृत्त और भुजाएं BC, CA और AB को क्रमशः DE और F पर स्पर्श करती है। तो हमने क्या जाना कि जब कोई एक ट्रायंगल हो और उसमें के बीच में अगर हम उसके क्या करें, सर्कल डालते हैं, तो 3 जगह टच करता है। कितनी जगह टच करता है, 3 जगह। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकाल लेंगे, तो AF के बराबर हो जाएगा और AE के बराबर हो जाएगा। फिर F जो है यानी BF को लिख देंगे और BD लिख देंगे, और CD लिख देंगे और CE लिख देंगे, यहाँ जैसे लिखा हुआ है, सेम चीज़। तो क्या करेंगे, इसको संगत पक्षों को जोड़ देंगे इसके, तो यहाँ से हम फाइंड आउट इसको कर सकते हैं। ऐसे करके से हाफ इंटू, फिर क्या करेंगे, जो ट्रायंगल ऑफ ABC का क्या करेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है इसमें, तो हाफ इंटू परिमाप कर लेंगे, इन सारी चीज़ों को AB प्लस BC प्लस CA को ऐड कर लेंगे। यह आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा पूरा जो उसका, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे इसके अंदर से, ठीक है। और इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसके अंदर से बस ये PQ जो ये फार्मूला जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि PQ निकालना अगर होगा तो OQ² माइनस OP² निकालेंगे इसके अंदर, जो हम लोग अभी जैसे पढ़ते आ रहे हैं कि H² बराबर P² प्लस B² होता है, उसी बेस पर है। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा इसको, ठीक है। और इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ चीज़ मैं बता रहा था इसके अंदर, तो इसके अंदर ऐसे कुछ पूछता नहीं है, 10 क्लास में आगे जाएंगे तो पूछेगा, बस जो टर्म है इसके अंदर वो जानेंगे इसके अंदर, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। एक जैसे आता है इसके अंदर, एक मेजर सेक्टर होता है, एक माइनर सेक्टर होता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्या के खंड कहते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वृत्त को जब दो वृत्त जाकर के कट करता है इसके अंदर, तो दोनों के बीच में एक अंदर वाला हिस्सा या बाहर वाला हिस्सा, अंदर वाला अगर होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे, एक को बोलेंगे दीर्घ और एक को बोलेंगे लघु। तो मालूम होना चाहिए कि दीर्घ का मतलब क्या होता है और लघु का मतलब क्या होता है, कौन छोटा होता है और कौन बड़ा होता है, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं, जस्ट अभी आने वाला है इसके बाद, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे है, जो कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, इसको हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन को आमतौर पे तो हम डायरेक्ट से नहीं बता सकते हैं, इसके लिए मुझे स्केल की ज़रूरत पड़ती है। मुझे यहाँ पर एक मतलब कि हमें यहाँ पे स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, प्रोटेक्टिव ज़रूरत मुझे पड़ेगी। तो इस तरह हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आमतौर पे क्या है, इसका रूल तो पढ़े हुए हैं, कुछ चीज़ को मैं बता दूँ डायरेक्ट, इसीलिए आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर,
इसकी रचना करेंगे, आप क्या करेंगे कहीं पर पहले लिखेंगे इसको, तो देखेंगे क्या बोल रहे हैं इसके अंदर। तो दो तरह का लिखते हैं हम लोग आमतौर पे, रेखाखंड का विभाजन पर रचना होता है, रचना करते कंस्ट्रक्शन को, और किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करता है। दो तरह होता है इसके अंदर। और दूसरा था समरूप त्रिभुज पर रचना। ठीक है, इसको भी इसी में से ही आता है, इसी का एक टैप होता है। तो अब देख सकते हैं इसके ऊपर। तो रेखाखंड, मैं बता रहा था रेखाखंड के बारे में। क्या होता है, एक रेखाखंड होता है और दूसरा जो होता है उसके अंदर एक त्रिज्या खंड होता है इसके अंदर। ठीक है, एक यहाँ देखेंगे जैसे रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड का मतलब क्या होता है कि जब कोई लाइन हो उसको हम बीच से कट करते हैं, कुछ भी उसमें कट किया जाए, टच उसको मतलब कि कट किया जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, रेखाखंड कहेंगे। यदि देखिए सिंपल बात आई जानिए कि जो लाइन हुआ करती है, तो लाइन के अंदर एंड पॉइंट नहीं हुआ करती उसके अंदर, तो लाइन कहते हैं उसे। जो कंटिन्यूअस लाइन होती है उसे लाइन कहते हैं। और जो लाइन नहीं, जो इसका एंड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाती है। वो जो एक डायरेक्शन में जाती है उसे हम रे कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि रेखाखंड का विभाजन पर रचना करें इसके यहाँ। तो रचना मतलब कंस्ट्रक्शन करना है इसे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड ए बी को बिंदु पी पर इस प्रकार विभाजित करें कि ए पी इज टू बी पी इज इक्वल टू 3:2 हो। तो ऐसा कंडीशन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 3 और 5 को जोड़ देंगे। 3 और 5 को जैसे जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो अब मालूम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि परकाल बॉक्स से हम क्या करेंगे, हम चाप लेकर के, ठीक है, हम क्या करेंगे इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंपास को लेकर के पहले एक लाइन देंगे, लेने के बाद इसको न्यून कोण लेना। न्यून कोण बोले तो जब भी होना चाहिए तो ये कितना होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, 0 से बड़ा। आमतौर पर बहुत सारे लोग इसको नाप करके 60 भी लेते हैं, लेकिन आप बिना नापे हुए भी बस न्यून कोण के बराबर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आमतौर पे इसे 60 डिग्री पे लोग ले लेते हैं ताकि करने में आसानी हो। लेकिन न्यून कोण आता है यहाँ पे, ठीक है, जो 90 से कम होता है। तो वो ले लेंगे, उसको क्या करेंगे, जैसे एक लाइन लेंगे, ये कितना बोला है 8 सेंटीमीटर, ये पूरा 8 सेंटीमीटर हो गया। और ऊपर या नीचे की तरफ क्या करेंगे, एक लाइन, उसको एक मतलब अंदाज से न्यून कोण होना चाहिए, दोनों के बीच की दूरी 90 से कम होनी चाहिए, उसको एक लाइन दे देंगे। अब क्या करेंगे, हम जो कंपास को लेंगे तो पेंसिल हमारे जो होगा उसके अंदर अब फिक्स कर लेंगे किसी उसकी दूरी को। इन्हें क्या अब छोटा बड़ा करते रहेंगे, एक को रखेंगे और वहां पर रख करके पहले क्या करेंगे, 3 और 5 दोनों को पहले ऐड कर देंगे 5। तो 5 बार रख करके 1 2 3 4 5 बार क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। इसका जो एंड पॉइंट होगा उससे और इसका जो हमने जो मार्क किया यहाँ पे, दोनों को पहले मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर उसको कंपास को कोई भी दूरी पे लेकर के इसके एंगल को क्या करेंगे, देख लेंगे यहाँ पर कितना यहाँ पे है, यहाँ पे है ना एंगल जो है। तो यहाँ पर रख करके हम यहाँ पर एंगल ले लेंगे, कट करेंगे यहाँ पर रख करके। फिर उतनी को उसको छोटा बड़ा किए हुए बिना अब क्या करेंगे, कितना बोला था 3 और 2, तो 3 कहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर 1 2 3, तो 3 पर जाएंगे और यहाँ पर रख करके सेम क्या करेंगे, लाइन मिला देंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेम जितना यहाँ कट किए हैं उतना कट यहाँ पे कर देंगे। असल अलग से कोई वो कट करने का कोई वो नहीं है कि कितना आप करेंगे, नहीं उसके लिए कोई। तो जब यहाँ हो जाएगा कट आपका, तो इसको क्या करेंगे, आप बता देंगे कि हमने अपने क्या क्या काम किए यहाँ पे। तो अब सिर्फ यहाँ तक लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब लिखेंगे कि पहले आपने ए और बी माना, ए बी मानने के बाद आपने क्या लिया, एक न्यून कोण लिया। तो ए बी के साथ क्या क्या बनाया आपने, कोई न्यून कोण लिया। न्यून कोण को फिर आपने क्या किया, उसने आप उसको एक नाम रख दिए, उसका नाम रख दिया आप ए सी रख दिए। जैसे इसका नाम ए बी था तो हमने क्या नाम रख दिया इसका ए सी। तो कब कौन पॉइंट मिल गया हमें, ए बी और सी पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, हमें ए बी की लंबाई मालूम है और ए बी के साथ हमें इसको बताना है, पूरा कंस्ट्रक्शन करना है कि ए बी क्या है। मतलब ए बी का जो वैल्यू दिया, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, वो लिख देंगे। और ए बी के साथ कोई न्यून कोण है, वो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बनाती हुई है ए सी पे खींची है। तीसरा ये लिखेंगे कि ए सी पर 5 बराबर चाप, जो चाप का मतलब होता है कि जब आप दूरी पे कट करते हैं वही चाप कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, कट किए उसके अंदर। ठीक है, अब लिख देंगे जैसे ए एल, फिर एल से एल एम, फिर एम से एम एन, फिर एन से क्यू, फिर क्या करें क्यू से सी, तो क्यू सी ऐसे लिख करके यहाँ पर कट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखेंगे टोटल कितना होता है इसके अंदर जो है, तो एल तो अंदर वाला कितना हो जाए, एल एम एन क्यू सी। तो देखेंगे इसको 1 2 3 4 5, तो कितना है इसके अंदर पार्ट बना, ये 5 जो पार्ट है इसका बन गया ये। ठीक है, तो मालूम होना चाहिए आपको। यहाँ पर अगला जो कह रहा है, जो फॉर्म है सी से बी को मिला है, तो आपने क्या किया, सी को पहले बी से मिला दिया, फिर आपने क्या किया, एन को किससे मिलाया, आपको
पी से फिर एन पी जो है ना आपका है वो सी बी का क्या है पैरेलल है, वो भी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ता है कि लास्ट में आप उसके रीजन को लिखना पड़ता है, अगर रीजन नहीं लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी इसमें। इसीलिए क्या करना पड़ता है, जब दोनों किसी भी ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि जब दोनों पैरेलल होता है, और इसका क्या होता है हमने पढ़ा था कि तीसरे बिंदु एन से एन पी पैरेलल सी बी खींचते हैं, ए बी को पी बिंदु पर काटती है, ए बी को किस पर काटती है, पी पे, और सी किस पर काटती है, बी पे। तो ये बोला इस प्रकार पी बिंदु ए बी को 3:2 के अनुपात के अंतर विभाजित करता है, वो लिख देंगे रीजन। तो रीजन लिखेंगे, आपको पूरा 5 मार्क्स जो इतना पूछेगा आपसे मिल जाएगा आपको। सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे, तो ये त्रिभुज के पर ये रचना है, तो इसमें जो भी दिया होगा पहले हम त्रिभुज बना लेंगे, जो सेम प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस जैसे बोलेगा उसको वैसे ही काट देंगे। ये 3 गुनी बोला जा रहा है ना, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये जो 3 गुनी बोला जा रहा है यहाँ पर, 3 बटे कितना वाला है, 3/5 गुनी है, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस है ये भी इसी के तरह ही है, बट यहाँ पर पहले क्या करेंगे कि इसका वैल्यू मान लेंगे कि ए बी कितना है, ठीक है। तो इसको फिर क्या करेंगे, गिनेंगे, 5 3 कितना होता है, 8 होता है, इसको ऐड कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ दिया हुआ भी है। ए बी बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसके रूप में वो बताया है कि इसकी भुजा इतना संगत तो इतना बटी है। तो सेम जैसे ऊपर किए हैं, इसको भी कंस्ट्रक्शन को एक बार देख के जाएंगे, या उसी तरह इसको लिखते जाएंगे। तो जैसे इसमें क्या करते हैं, जो ऊपर किए थे इसको भी क्या करेंगे, न्यून को नीचे भी कर देंगे। यहाँ A1 A2 A3 A4 करके मान सकते हैं कट, यहाँ पर जितना ऐड करने के बाद आएगा, फिर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं यहाँ से, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये कि रचना जब लिखते वक्त आप ज़रूर बताएंगे आपने कौन कौन काम किया है, तभी आपको पूरा फुल मार्क्स मिल पाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ देखिए सेम चीज़ यहाँ पे कि 2 सर्कल यहाँ पे है, ठीक है। वही बता रहे हैं इसके अंदर किस तरह इसको प्रूव किया गया है, रचना किया गया है, किस तरह बनाया गया है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर लाइन खींचकर ये इसके यहाँ देखिए, एक यहाँ रख करके एक बाहर कट किया है, फिर इधर कट किया है, इस वाले पॉइंट पर रख करके इधर कट किया है, फिर इधर कट किया है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ, यानी पी क्यू आपका क्या है, 2 पॉइंट है। तो क्या करेंगे, एक पर पी पर रख करके ऊपर काटेंगे, पी पर ही पॉइंट एक रख करके नीचे काटेंगे, फिर एक क्यू पर यहाँ पे जो ओ है, या क्यू पी ओ ही माना है, तो यहाँ पर रख के ऊपर कट करेंगे, लेकिन कहाँ पर जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, मिला देंगे, और जैसे बोला है क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग आप लिखते जाएंगे उसी तरह से। इसमें कुछ खास ज़्यादा वो नहीं है, इसलिए इसको पढ़ कर जाएंगे यहाँ पे। हाँ, मेन चीज़ अब जो आपका आया ये है, जो आपका चैप्टर 12 है, जो वृत्तों के संबंधित जो क्षेत्रफल है, इसके बारे में लोग ज़्यादा बात करेंगे, जो मैं इससे पहले बता रहा था। तो इसके अंदर पूरा डिफाइन कर दिया गया है कि वृत्त के बारे में, जो सर्कल बारे में क्या क्या चीज़ है। तो पहले मालूम करेंगे कि परिधि किसे कहते हैं, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। और सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है कि जब एक वृत्त की अनुदिश, अनुदिश का मतलब दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, कि एक बार चलने पर तय की गई दूरी, उसका परिमाप जो होता है, जिसको हम पढ़ाए परिधि कहते हैं, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। हमने पहले भी कहा कि जिस पॉइंट से हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो उससे आकर के हम किसी भी सर्कल की तरह घूम करके उसी पॉइंट पाएंगे, तो जो तय करेंगे उसी डायरेक्शन में, जो पाथ हमारा रहेगा वो एक क्या कहलाएगा, वो सरकमफ्रेंस कहलाएगा। इतना मालूम करेंगे, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और इसको ये यूनानी एक अक्षर यूज़ करते हैं, इसने लिखा है कि यूनानी अक्षर यूज़ करते हैं, यूनान का है, जिसको हम लोग पाई बोलते हैं। तो इसे अचर कहा जाता है। अचर का मतलब ये होता है ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू ना क्या होता है, अदलता बदलता रहता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो पाई होता है ये 22/7 होता है, उसको जब हम चेंज करते हैं तो आगे बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो अब देखेंगे इसके अंदर 2-3 चीज़ मालूम करना है, कि इसका फार्मूला देखना है कि परिधि बटे व्यास बराबर क्या होता है, पाई। यानी पूछेगा पाई बराबर क्या होता है, परिधि बाई व्यास। परिधि मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस बाई व्यास, व्यास का मतलब डायमीटर, सी बाई डी क्या लिखते हैं, सी बाई डी। तो दूसरी बात यहाँ है कि अगर आपको ये मालूम है तो ये इसका फार्मूला आप निकाल सकते हैं। परिधि बराबर पूछेगा तो व्यास को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई इंटू व्यास हो जाएगा, और व्यास बराबर पूछेगा तो पाई को नीचे ले आएंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पूछा है यहाँ पर परिधि बराबर तो पाई इंटू व्यास, तो यहाँ पर सी किसको, सरकमफ्रेंस को इंडिकेट किया है, और पाई इंटू डी, डी मतलब डायमीटर, सी इज इक्वल टू होता है पाई इंटू डी, इसलिए सी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर। पाई आर क्यों आया यहाँ पर, कि ये जो है ये कितना है यहाँ पर पाई है, ठीक है। और तो पाई जैसे उधर रहेगा, और ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर डी, तो डी है मतलब 2r, तो हम लिख सकते हैं कि r प्लस r, तो 2r, तो इसीलिए 2r इंटू पाई इज इक्वल टू 2 पाई r, इसीलिए फार्मूले को यहाँ पर निकाला जाता है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है।
उसके बाद जो बात करेंगे यहाँ पर व्यास के बारे में ही, कि व्यास क्या होता है। हमने बताया कि जो व्यास को डायमीटर कहते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के ऐसे पॉइंट जो सेंटर से होकर गुजरती है और एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, यानी कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही ये दोनों पॉइंट के अंदर जो रेखा होती है उसी हम लोग का बोलते हैं डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर का जो हाफ होता है वो क्या होता है, रेडियस कहलाता है, जिसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। वो लिखा हुआ है d बराबर 2r और d बराबर व्यास, जिसे हम r बराबर त्रिज्या कहते हैं। r बराबर मतलब रेडियस कहलाता है, d को व्यास कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है इसके अंदर कि ए बी एक व्यास है और इसके अंदर एक क्या है, यहाँ पर ओ है, तो ओ ए और ओ बी ये दोनों, ये आर, ठीक है, दोनों आर, तो इसको हम आर प्लस आर कहेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा 2r, तो 2r को हम डी भी लिखते हैं इसीलिए। ठीक है, और दूसरी बात ये पाई बराबर क्या होता है, 22/7 होता है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7 या कितना 21 हो जाएगा, तो 3 बार अब प्लस एक इसका बचेगा, तो फिर उसको करेंगे पॉइंट, तो 7 1 7, फिर आपका बचेगा यहाँ पर 3, तो उस तरीके फाइंड आउट किया तो 3.14 यूज़ करेंगे। पॉइंट के बाद 2 घर काफ़ी है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो बस याद रखेंगे पाई बराबर होता है 22/7 और इसको हम पॉइंट बनाएंगे तो 3.14। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। जो वृत्ताकार के बारे में दिया हुआ है कि एक खेत है, मतलब खेत में वो बाड़ लगाना चाहता है और उसमें इतना रुपया दिया हुआ है और खेत के अंदर इतना रुपये की वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने में वे यानी खर्च कितना लगेगा इसके ऊपर। तो एक वृत्ताकार खेत है, उसके ऊपर बोला जा रहा है कि 24 रुपये लगता है उसके अंदर प्रति मीटर की दर से। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एरिया निकालेंगे, तीन चीज़ निकालना पड़ेगा इसमें, तभी जगह फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि 3 चीज़ बोला जा रहा है इसके अंदर। पहला देखिए इसके अंदर बाड़ की लंबाई तो पहले मीटर में करेंगे, तो पूरा व्यय का दर बटे क्या करेंगे उसका दर ने पूरा व्यय कितना खर्च होगा वो लिखेंगे, बटे दर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना मीटर हो जाएगा वो। फिर खेत की परिधि निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो उसका गोलाई चाहिए, तो गोलाई के लिए 2πr लिखते हैं यहाँ पे। तो 2πr तो हमें दिया हुआ है 220, यहाँ निकाले ना c बराबर 220, तो यहाँ 220 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ 2 तो मालूम है और आर ये पाई बराबर जो 22/7 होता है, बट आर मालूम है, तो यहाँ से आर निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ से क्या मालूम हो गया, आर मालूम हो गया, और यहाँ से हमें इसके बारे में तो कितना मीटर लगेगा वो मालूम है। ठीक है, अगला जो खेत की जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर आर तो मैं मालूम हो गया, तो आर का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे एरिया, यहाँ निकल जाएगा। उसके बाद बोला है कि 1 मीटर खेत का जुताई का व्यय कितना, इतना रुपया लगेगा। तो टोटल कितना निकला था, तो टोटल जो निकला है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे कितना निकला था 22 × 5 × 35, उसको लिख देंगे और कितना मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 रुपयास करेंगे, उतना टोटल रुपया इसके अंदर खर्च होगा। इस तरह से फाइंड आउट इसको कर लेंगे। ठीक है, यहाँ इसके बारे में मैं बात कर रहा था अभी कि एक होता है त्रिज्याखंड और दूसरा जो होता है वो होता है वृत्त, मतलब कि वृत्तखंड होता है। क्या होता है, वृत्तखंड। इसको जो है यहाँ पर जो वृत्तखंड है इसको हम लोग बोलेंगे इसको बोलते हैं सेगमेंट, और जो त्रिज्याखंड इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड। ये बता कि जो त्रिज्याखंड होता है उसको बोलेंगे हम लोग सेक्टर बोलते हैं, और जो वृत्तखंड होता है इसे हम लोग का बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। दोनों के अंदर फर्क मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कि एक वृत्त होता है, जो वृत्त का क्षेत्र है वो भाग जो त्रिज्याओं का और संगत चाप के से घिरा होता है, वो वृत्त का क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। सिंपल वाली बात है कि यहाँ देख रहे हैं 2 लाइन है ए ओ और ओ बी। अब देखेंगे यहाँ पे ये दोनों जा करके इस बीच में कोई ना कोई जगह को कवर किया है, तो यही क्या कहला है इसके अंदर त्रिज्याखंड इसके अंदर है। अब यह देखेंगे कि ये अब ये बाहर भी तो है इसके अंदर, ये दोनों मिला तो बाहर का हिस्सा भी है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड, और अंदर वाले को बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड। लघु का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, इसलिए ये बड़ा हिस्सा को घेरे हुए तो क्या बोलेंगे इसको दीर्घ त्रिज्याखंड, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग लघु त्रिज्याखंड। इससे मालूम होना चाहिए आपको। और यहाँ पर जो दिया हुआ है कि वृत्तखंड, इसके अंदर वृत्त की जो जीवा होती है, जो कोड होता है उसमें तथा चाप यानी आर्क से घिरे जो क्षेत्र को हम क्या करते हैं, जो वृत्तखंड कहते हैं। जैसे APB। तो अब देखें यहाँ पे इस चीज़ को इतने ही घिरा हुआ है, जो चीज़ जितना घिरे वही क्या कहलाएगा हमारा वृत्तखंड, यानी कि वृत्त के जिस पार्ट को हम को कवर करेंगे वो क्या कहलाएगा हमारा वृत्त, जो हमारा वृत्तखंड कहलाएगा वो। ठीक है, इतना कोई 3 चीज़ों कॉन्सेप्ट को रखेंगे ताकि ये सब क्वेश्चन आपका पूरा बन सके। जैसे दिया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जब केंद्र पर बने कोण का जो अंशीय माप होता है वो कितना होता है 360 होता है। इसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम जानते हैं इसको कि त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। जब केंद्र पर बने कोण का जो अंशीय माप 1 है तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 360। इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका माप के बारे में बोलेंगे तो इसका करेंगे 1 के लिए निकालेंगे तो इसको नीचे कर लेंगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और 360 को कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे। इसीलिए जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप
थीटा होता है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा करेंगे और डिवाइड बाई 360 करेंगे, और ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं होगी, बस जो भी ऊपर में पाई आर स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा से, बस ये आपका यहाँ से फार्मूला तैयार हो जाएगा कि कौन थीटा वाली त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी तरह संपूर्ण विड्थ 360 कोण वाले की लंबाई क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। और इसी तरह इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोण अगर वो थीटा वाली चीज जो यहाँ पर त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई अगर क्या होता है यहाँ पर थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर होता है इसके अंदर, ये मालूम करेंगे। और इस टाइप जो क्वेश्चन आता है अभी कम ही पूछता है इसके अंदर, फिर भी इसको एक बार इस टाइप का क्वेश्चन को देख लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम होता है, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की अगर जरूरत ना पड़े ज़्यादा, इसलिए कि जो नहीं आ रहा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस एक बार लेकिन देख लेना है, अगर आए तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर दिया हुआ है कि इस टाइप से क्वेश्चन बताया था कि ये क्या है कि दो इसके अंदर क्या है, त्रिज्या है, ये घेरे हुए हैं, ये जगह हम क्या किया कि कवर किए हुए हैं, तो ये बोला है इसके अंदर कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 है, और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, उसके क्षेत्रफल भी निकालना है। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल हमने पहले बताया क्या होता है कि पाई बाय मतलब कि सॉरी थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका पुट करेंगे, थीटा तो हमें मालूम है कितना दिया उसके अंदर एंगल 30 डिग्री दिए तो 30 लिख देंगे इसके अंदर, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 360 तो लिख देंगे इंटू पाई बराबर क्या होता है, यहाँ पर 22/7 का यूज ना करेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ईजी हो, इसीलिए ऐसे कंडीशन। और दूसरी बात आपको यहाँ पर डिफाइन दे दिया है क्वेश्चन में कि पाई बराबर 3.14, तो इसका ही वैल्यू बैठा लेंगे, वरना 22/7 भी आप बैठा सकते थे जो आपके लिए आसानी हो, बट यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए 3.14 बैठा लेंगे। आर स्क्वायर, तो आर का मतलब रेडियस है, तो रेडियस कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर होता है इसलिए 2 बार लिखेंगे 4 × 4, इसको जब कट कुट कर करके जो भी आएगा इसको लिख देंगे, तो फिर जितना भी आएगा तो पॉइंट चेंज करेंगे तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसलिए होता है कि हम जानते हैं कि जो एरिया होता है या क्षेत्रफल होता है इसका जो मात्रक होती है या इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर होता है, इससे स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो इसको देख के आप जाएंगे इस वाले फार्मूले को। और सेम चीज़ यहाँ पर है कि जब पूरे में से पाई आर स्क्वायर में से जो त्रिज्याखंड को माइनस करते हैं, तो जो हमारे जो जगह को या घेरा है तो उसको निकालने के लिए तो कैसे माइनस करेंगे इसको, फिर कितना यहाँ पाएगा, फिर क्या करेंगे दीर्घ का निकालेंगे, यानी कि एक बार छोटे वाले का निकालेंगे जो अंदर वाले का निकालेंगे, एक बार बाहर वाले को कवर करेंगे, पूरा कितना 360 डिग्री का होगा, तो इसका वैल्यू मालूम कर लेंगे, तो 360 में से इसको वैल्यू माइनस करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, ये वाला मालूम हो जाएगा तो 360 में से ऊपर वाले भाग को निकालेंगे तो ये वाला डिग्री हमें, ये वाला जो कवर करेगा उसको मालूम हो जाएगा। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे लिख देंगे इसे, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए कि आर वाले वृत्त की उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल की जिसका कोण P है निम्नलिखित है, वो लिख देंगे इसके अंदर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर P/180 नहीं होगा इसके अंदर, और P/180 ये भी नहीं, ये P/720 इंटू 2 पाई आर। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर आई ये तो ठीक है, बट यहाँ पे इसका 2 गायब है, ये तो है P बाय, हाँ देखिए P बाय कितना है 180 तो होगा नहीं, और 180 किसी में नहीं, या 360 में नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, और दूसरी बात ये कि ये 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर 2 पाई आर है, और यहाँ पर इसलिए ऑप्शन को देख करके आप पकड़ सकते हैं, इसीलिए तो P बाय कितना होता है 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि जो त्रिज्याखंड बताया गया इसके अंदर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसी एतबार से जो जैसा उसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस सब ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन देख के सीख जाना उसे, अगर पढ़े हुए हैं तो चीज़ रिवाइज कर लेना है, नहीं पढ़े हैं तो इसको छोड़ कर जाना है, इसे पढ़ना नहीं है, इसलिए कि ये तो आपके लेंदी पड़ जाएगा, फिर अभी पता चले कि उलझ जाएंगे इसके अंदर और आगे जो क्वेश्चन बनने वाला है वो नहीं बन पाएगा, इसीलिए टाइम को बचाना है, टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, उसके लिए सॉल्व करना है, ठीक है। अगला जो उदाहरण को देखेंगे यहाँ पे कि इसके अंदर सेम दिया है कि एक जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण आंतरिक करता है, ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल, उसको मालूम कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। चाप के द्वारा बनाए गए जो त्रिज्याखंड है उसके ऊपर, फिर चाप की लंबाई उसे मालूम कर लेंगे, और फिर क्या होगा संगत जो जीवा द्वारा उसके बनाए गए जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, जो ऊपर वाला फार्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर बस 2-3 चीज़ पढ़ जाएंगे। जीवा क्या बहुत ज़्यादा आपको डायमीटर पूछेगा, उसके अंदर से ऊपर जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, हाँ किसी का डायमीटर दे देगा या किसी का रेडियस दे देगा, उसके अंदर वो कोई एक
पूछ लेगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर हार्ड ऊपर नहीं रहता इसके अंदर। जो आपका जो 13 जो चैप्टर आपका है, इसके अंदर ये पूछा हुआ है कि कोई जो आयतन होता है यानी कि वॉल्यूम, और यहाँ पे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, यानी कि वॉल्यूम और आयतन जो मतलब कि वो एरिया जो होता है इसके ऊपर, या ठोस आकृति, ठोस का मतलब होता है जो सॉलिड, जो हमारी जो आकृति मतलब शेप होता है उसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर। आपने पढ़ा, हम लोग जानते हैं एक होता है घन, एक होता है घनाभ। घन का मतलब क्या होता है, ये इसके अंदर ये कैसा रहता है कि लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई रहता है इसके अंदर, वो 3D शेप में होता है, ये भी 3D होता है, लेकिन जब दो घन मिल जाता है तो क्या घनों बनता है, इसका शक्ल अलग बन जाता है इसके अंदर, तो मालूम होना चाहिए इसके अंदर। तो ये फार्मूला आता है इसके अंदर, हमेशा रिपीट करता है कि घनों का क्षेत्रफल बताइए, घनाभ का। तो घनाभ के अंदर जब भी आएगा तो पहले क्या करेंगे, इसको जो सॉल्व करेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इसको जब आप निकालेंगे तो ये बहुत इजीली निकल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई इसके अंदर 3 डायमेंशन होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई एक बार करते हैं, फिर क्या करेंगे, जो एक साइड है दूसरी साइड भी ऐसे ही होगा, फिर एक होगा, एक इधर तो दो हो जाएगा, फिर एक सतह की तरफ करेंगे तो लंबाई इंटू फिर क्या करेंगे चौड़ाई, एक इसमें टोटल कितना एरिया है इसको देखिए, बड़ा करके अगर बड़ा करते हैं इसको तो यहाँ से आपको वाज़ेह हो जाएगा इसके अंदर, और दिख जाएगा। इसके अंदर क्या करेंगे, शेप को देखेंगे पहले, जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप है, कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो पहले क्या करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या करेंगे एक इधर है एक इसके पीछे होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया एल इंटू बी इसका एरिया, तो यहाँ पर एल इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये एल, ये क्या हो जाएगा इसका लंबाई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इसके अंदर, इस बीच में चौड़ाई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या है चौड़ाई, और ये क्या हो जाएगा इसकी ऊंचाई, तो यहाँ लंबाई इंटू चौड़ाई मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है इसका हम एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो शेप इसका है तो इसलिए हम इसी तरह निकालेंगे इसको, एल इंटू बी करेंगे तो दो निकलेगा इसके अंदर, एल बी, बी एच और एल एच, तो दो सबका निकलेगा, एक इधर तो एक इस तरफ, इधर है तो उसके पीछे तरफ होगा, ऊपर सतह है तो नीचे होगा। तो ये फेस टोटल कितने होते हैं, 6 तरह का फेस होता है, 6 फेस होता है। वर्टेक्स कितने होते हैं इसके अंदर, फिर आपसे पूछे एज कितने होते हैं, तो मालूम होना चाहिए आपको इसके अंदर, वो जैसे यहाँ पर घन दिया हुआ है तो घन में कितने होते हैं सतह, तो 6 होते हैं, 6 घना हुआ कितने सतह होते हैं 6 होते हैं। एज कितना होता है तो 12 होता है, इसके अंदर 8 क्या होता है इसके अंदर, तो 8 जो इसके अंदर में वर्टेक्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कोना कहते हैं, ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए इसके अंदर। तो इसको जब फाइंड आउट करेंगे ना तो ये पूरा निकल जाएगा इसके अंदर से, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इजी क्षेत्रफल निकालना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं इसके अंदर है। और फिर आपसे पूछेगा इसके अंदर कि आयतन निकालने हैं, तो आयतन निकाल मालूम है तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल जाता है। और विकर्ण जो होता है इसके अंदर, विकर्ण मतलब डायगोनल जो होता है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, जो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का हम क्या करते हैं उस पर रूट चढ़ा देते हैं, लगा देते हैं कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करते हैं तो विकर्ण निकल जाता है। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, घन के अंदर बात करेंगे तो कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है 6 भुजा स्क्वायर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इसका साइड होता है ये साइड स्क्वायर होता है, तो कितना फेस होता है 6 होता है, इसलिए लिखा लिखते हैं 6 भुजा स्क्वायर। और उसके बाद का आयतन क्या होता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर के भुजा जो घन होता है, घन का मतलब होता है क्यूबिक, तो यानी भुजा क्यूबिक यानी कि साइड का क्यूब कर देंगे तो ये आयतन निकल जाएगा इसके अंदर। विकर्ण की लंबाई क्या करेंगे √3 भुजा, बस इतना ही, यानी कि √3 को मतलब कि साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका घन का विकर्ण निकल जाएगा, डायगोनल निकल जाएगा। फिर इसके अंदर क्या होता है, एक आता है ठोस आकृति और वक्र जो सतह होता है उसके बारे में। तो एग्जाम में जो आपके ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कभी बेलन के बारे में, शंकु के बारे में और अर्धगोले के बारे में यानी कि सेमी सर्कल के बारे में, ये तीनों चीज़ को देख के जाना है। आधार का जो त्रिज्या देखेंगे बेलन के बारे में, तो आधार का जो क्षेत्रफल होगा ये पाई आर स्क्वायर होगा, ये इसका जो एक रेक्टेंगुलर इसका जो है सर्कुलर शेप होता है तो इसीलिए इसको पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। और वक्र का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये ऊपर वाला है तो ये क्या होगा 2 पाई आर एच, ये जो 2 पाई आर तो सर्कुलर वाला हो गया इसके अंदर, ये मतलब कि पेरीमीटर निकालते हैं और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर एच। और संपूर्ण का पृष्ठीय तो सबको जोड़ देंगे इसके अंदर, तो जो एरिया आएगा इसके अंदर और जो मतलब इसका एरिया और इस सबको क्षेत्रफल दोनों को आधार का वाला भी जोड़ देंगे और वक्र वाला भी जोड़ देंगे, तो आधार में कितना, एक ऊपर मतलब एक ऊपर शेप है, नीचे 2 और बीच वाले हिस्से तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। और आधार का क्षेत्रफल जो अगर शंकु का बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और वक्र जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, और संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर एल प्लस पाई आर एल। सेम चीज़ को क्या करेंगे, पहले सर्कुलर शेप को निकाल लेंगे फिर ऊपर कोन को निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा क्या निकल जाएगा आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर। इस वाले फार्मूले को देख के जाएंगे, बेलन का, शंकु का और अर्धगोले का। आधार का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर होगा, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये अर्धगोले का हो जाएगा।
अर्धगोले का जितना जो गोला होगा उसका हाफ कर देंगे तो भी होता है। और इसको आप एक बार पढ़ लेंगे इंशाल्लाह पूरा ये हो जाएगा। और अगला जो आता है आधार की जो परिधि निकाला है यहाँ पर कैसे निकाला है, तो 2 पाई आर होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आयतन बराबर का होगा आधार का क्षेत्रफल, जो नीचे वाला आधार करेंगे आई इंटू ऊंचाई हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर को एस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई, मतलब यहाँ पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आधार का जो परिधि निकाला ऊपर उसी चीज को बताया गया यहाँ पर कि किस तरह निकलता है आयतन, ठीक है। फिर यहाँ पर आधार की परिधि करेंगे और आयतन निकालेंगे यहाँ से 2 पाई आर 2/3 पाई आर क्यूब। और गोला को देख के जाएंगे अगर तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है और आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये गोला का स्पेयर का होता है। तो इसको मालूम होना चाहिए आपको। 3-4 चीज पढ़ के जाएंगे इसमें। वो एनएफएस ज्यादातर जो पूछा जाएगा आपको ये शंकु को पूछा जाता है और कभी कोई छिन्नक करके आता है उसका भी देता है और कभी बेलन का पूछता है। तो अब कम से कम इसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप पढ़ के जरूर जाएंगे, ठीक है। इसको देख लेंगे फार्मूले को और इसके ऊपर आपको निकालना आना चाहिए। और इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, समझ जाएंगे तो आप निकाल सकते हैं। इसके अंदर फार्मूला याद हो तो इसके अंदर ये फार्मूले बेस पे पूरा क्वेश्चन है। अगला देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है। और कहा जाता है कि जो ठोस होता है सॉलिड ये क्या होता है कि जैसे घनाभ, घन, शंकु, बेलन और गोला वे वस्तु जिनका आकार, शेप एवं माप, साइज निश्चित होती है, यानी कि वो फिक्स होता है। वो आप उस पर फोर्स लगाएंगे या उसको खींचेंगे, दबाएंगे तो वो कभी अपने शेप को चेंज नहीं करेगा, ये फिक्स रहता है, उससे हम क्या बोलेंगे सॉलिड। और घनाभ का मतलब क्या होता है कि जिनका फलक यानी फेसिस आयताकार होता है। उसके क्या करते हैं जब दो हम क्या करते हैं कि वो 3D शेप को यानी कि हम सॉलिड को ठोस को मतलब कि हम घन को जोड़ देंगे तो ही बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि उसके अंदर घन के अंदर क्या होता है कि ऊंचाई होती है ज़्यादा और इसके अंदर ऊंचाई नहीं होती है। ये एक जो है ना रेक्टेंगुलर आयताकारी होती है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर उसको हम चौड़ा होता है इसके अंदर, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं इसके अंदर सेम चीज़, लेकिन दोनों में अंदर घन के अंदर और घनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका आयतन और दोनों के अंदर यानी कि घन का आयतन क्या और घनाभ का आयतन क्या दोनों को पढ़ जाएंगे। इसके आयतन को, इसके एरिया को और इसके विकर्ण को यानी कि इसके डायगोनल को क्या करते हैं, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर करके बस रूट अंडर लगा देंगे इसके अंदर काफ़ी है। और सूत्र मतलब फार्मूला जो इसके अंदर है वो आयतन है। तो आयतन मतलब क्या हो जाएगा इसके अंदर वॉल्यूम कौन सा होगा, एक क्यूब, यानी घन जिसका होगा, घन को मतलब ही बोलते हैं क्यूबिक कहते हैं इसीलिए, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और विकर्ण की लंबाई कितनी होगी वो उसको यहाँ से फार्मूला को पढ़ेंगे डायरेक्ट उसके वैल्यू को पुट कर देंगे आपका निकल जाएगा। ठोस बेलन क्या होगा, सेम मैंने बताया कि आधार का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, आधार का परिधि क्या होता है और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसको पढ़ के जाएंगे। और इसमें से क्वेश्चन रहता है इसमें शंकु में से कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। तो फिर कहेंगे शंकु के जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और आधार की परिधि क्या होगी और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा ये मालूम होना चाहिए आपको। इसके अंदर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसके अंदर। तो इस सब के आप एरिया को, इसके आप वॉल्यूम को, इसके आप जो है ना वक्र पृष्ठीय आप लेटरल इसके सरफेस को और संपूर्ण माने कि टोटल सरफेस एरिया को आप पढ़ के जाएंगे इंशाल्लाह ये आपका कवर कर जाएगा इसके अंदर और कुछ ज़्यादा नहीं है। गोले के अंदर बात करेंगे अगर तो गोला के अंदर में से जैसे दिया 4 पाई आर दे दिया, किसी एक चीज़ का वैल्यू दे देगा। अगर नहीं भी दिया है तो आगे बोल देगा कि गोला का आयतन निकालिए आप, क्या होगा गोला का आयतन कोई भी दे देगा। यहाँ पर हो सकता है कि आर का आपको एक दे देगा कि एक रेडियस है, इतना का रेडियस है, उसका क्या होगा, उसके आयतन क्या होगा। तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इस पर आर की जगह पर उसको पुट कर देंगे 2 बार आर इंटू आर कर देंगे, यानी आर को डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं तो भी आपका यहाँ से निकल जाएगा। फिर अर्धगोले का क्या होगा जो फाइंड आउट किए थे हम लोग उसी चीज़ को यूज़ करेंगे यहाँ पे कि उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और अर्धगोले का आयतन क्या होगा यहाँ निकाल लेंगे। फिर क्या आएगा यहाँ पर जो लंबवतीय जो शंकु होता है उसका जो छिन्नक होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको फर्स्टम ऑफ जो राइट सर्कुलर जो कोन होता है जैसे बाल्टी वगैरह होता है उसको कैसे निकालते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो छिन्नक वाला अब देख लेंगे कि शंकु के छिन्नक या बाल्टी का आयतन क्या होगा। तो पहले इस वाले फार्मूले को मालूम होना चाहिए आपको। इसके अकॉर्डिंग बाल्टी का जो छिन्नक होगा वो क्या होगा, फिर उसको देख लेंगे हम लोग कि मतलब कि क्या होगा पाई एल मतलब पाई और एल मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट करके आर इंटू आर। क्यों आर इसमें 2 लिया जाता है इसलिए कि इसके अंदर 2 तरह का आर होता है, एक स्मॉल एक कैपिटल। एक बाहरी वाला एरिया होगा मतलब कि रेडियस होगा, एक अंदर का रेडियस होगा, तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में इसको लिखा जाता है। तो क्या करते हैं कि जो बाहर वाला एरिया है उसमें से अंदर वाले को माइनस करते हैं, ये अंदर का मिल जाता है। इसीलिए देखेंगे कि एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्या ओपन ब्रैकेट करेंगे आर बाय आर। तो ये आर जो है ना ये कैपिटल आर, ये जो बाहरी वाला है ना उसको जो बड़ा वाला ए होता है उसको लिखता है, और आर जो है ना अंदर वाले को लिखता है इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल उसको उसके एतबार से, ठीक है। तो ये छिन्नक वाला एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद
इसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन किस टाइप पूछता है कि 45 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी के सिरों का की जो त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो बाल्टी का आयतन ज्ञात करें। तो इसमें क्या क्या चीज़ मालूम है आपको है, त्रिज्या मालूम है, किसका त्रिज्या मालूम है आपको, ऊंचाई कितना ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर, यानी आपको एच मालूम है। एच के बाद आपको क्या मालूम है, क्या बोला है कि सिरों की त्रिज्यों इतना सेंटीमीटर, इतना मतलब कि ये कैपिटल में आर होगा और ये स्मॉल आर हो जाएगा। तो आपको 3 चीज़ मालूम है, तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे। उसका फार्मूला लिख लेंगे इसके अंदर कि 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर है। तो इसमें जो यहाँ फार्मूला है इस पर आप बैठा देंगे यहाँ से, तो आपका यहाँ से छिन्न का निकल जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, जो भी बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। इसको देख कर जाएंगे गोले का इस वाले चैप्टर को, यानी मेंसुरेशन को पूरा देख कर जाएंगे, यहाँ से कई क्वेश्चन होने के चांस होते हैं। और शंकु वाला को प्रैक्टिस करके जाइएगा, उसमें दिया जाएगा कि एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु है और उसके अंदर आपको डायमीटर वगैरह दिया होगा या रेडियस दिया होगा और आपको हाइट दिया होगा, वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी पूछेगा उसके अंदर। ये अक्सर बेशतर ये पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है और उसमें कर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी उसमें जो है मतलब कि गोलियां बनाई जा सकती हैं, कितना हो सकता है। तो बड़ी जो गोले का आयतन निकाल लेंगे, छोटे गोले का आयतन निकाल लेंगे और देखेंगे इसके अंदर के कौन, दोनों को डिवाइड कर देंगे, जितना डिवाइड करेंगे उतना वो क्या होगा कि वो हमारा सामान निकलेगा, उसके अंदर कितनी चीज़ तैयार हो सकती है। जैसे कोई पूछे कि मेरे पास दीवार है, मतलब हमको दीवार बनानी है और मेरे पास जो है ना कितनी ईंटा लगेंगे उसके अंदर, हम कैसे यूज़ करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जो दीवार है उसको उसके लंबाई को, चौड़ाई को, उसके ऊंचाई को, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कितना आयतन हो जाएगा उसका। और ईंटा का एक जो ब्रिक के काम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। जो दीवार है वॉल का आयतन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ब्रिक का जो आयतन होगा उससे डिवाइड कर देंगे, वो आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलेगा। ये मैथमेटिक्स हम लोग कैलकुलेशन करते हुए आ रहे हैं। सेम चीज़ है कि हमें क्या निकालना है और हमें क्या पूछ रहा है, उस सारी चीज़ों को हमें देखते हुए हमें सॉल्व करना है। सेम चीज़ यहाँ पर है। अब देखेंगे यहाँ पर सिलेंडर यहाँ पर दिया हुआ है कि इसको भी देखिए क्या बोला जा रहा है, इसके अंदर एक आयतन वह है, जल है, पानी भरा हुआ है, तो गोले का आयतन क्या होगा इसके अंदर। सेम चीज़ वहाँ जानते हैं तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो आपका यहाँ पे है वो इसके बाद एक चैप्टर और बचा है, ये आपका है सांख्यिकी स्टैटिक्स। इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अंदर बस वही है मीन और मोड और मीडियन। इसके अंदर बात करते हैं हम लोग कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। तो ये भी निकालने के लिए आता ही है हम आप लोगों को, और क्या कहते हैं जो, क्योंकि इतना दिन तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम ध्यान रखेंगे इसके अंदर पूछ क्या रहा है हमसे, मीन पूछ रहा है, मोड पूछ रहा है, मीडियन पूछ रहा है। तो मीन तो मालूम ही है कि एवरेज होता है इसके अंदर, मीन को एवरेज भी बोला जाता है। जैसे आपको पूछा जाए कि प्रथम प्राकृतिक जो संख्या है 5 है, उसका मीन कितना होगा, तो बोलेंगे 3 होगा। कितना होगा 3। सिंपल वाली बात है कि मीन वही होगा जो सबका बीच वाला होता है। बीच वाले नंबर को लेंगे, दोनों साइड देखेंगे क्या चीज़ है, वही उसका क्या होता है, मीन होता है। तो 3 क्या होगा, मीन होगा। ऐसी भी नहीं अगर होगा तो आप क्या करेंगे, पाँचों को जोड़ देंगे, सब नंबर को जोड़ देंगे, डिवाइड बाय नंबर की संख्या कितना नंबर कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो टोटल करना ऐड कर लेंगे हम लोग, तो उसमें तो 15 हो जाएगा। ऐड करेंगे उसको डिवाइड बाय टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो 3 क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा। तो मीन मालूम है कि मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, और उसके बाद मोड कैसे निकालते हैं, और मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो ये जो माध्य का जो मतलब होता है, माध्य उसको मीन कहते हैं, एवरेज निकालते हैं। और बहुलक का मतलब होता है जो नंबर जो है कितनी ज़्यादा रिपीट किया उसके अंदर। ठीक है। जैसे रिपीट क्या, जैसे एक ही मैं कोई आंकड़ा दे दिया, उसके अंदर 3 को 5 बार लिख दिया, ज़्यादा दे दिया, तो जो ज़्यादा रिपीट करता है ना वो बहुलक होता है। और माध्यक वो होता है कि जैसे बीच वाला जो होता है वो माध्यक होता है, जो भी नंबर बीच वाला होता है वो क्या कहलाता है, उसको माध्यिक कहलाता है, याद रखेंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वैसा नंबर हो कि जो इवन हो या ऑड हो। अगर वो मतलब कि ऑड नंबर में होता है तो बीच वाला ही होगा, लेकिन इवन में होगा तो बीच वाले दो को जोड़ करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर यूज़ करने का तरीका अलग है, उसको आंकड़े पर दिखलाना पड़ता है इस टाइप से। ठीक है। वर्ग अंतराल करते हैं इसके अंदर, इसको हम क्या करते हैं, हम एक प्रतिशत पूछता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नंबर होता है उसको सबसे कम नंबर छोटे नंबर से माइनस करते हैं, तो प्रतिशत कहलाता है वो। ठीक है। तो अब देखेंगे, पहले यहाँ पर मीन निकाला है, तो मीन कैसे निकाला है, तो सबको नंबर को ऐड कर दिया है। जैसे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है कि 10 - 25, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे कितना 7.5, तो ये पहले का होगा का वर्ग चिन्ह है इसके अंदर। तो यहाँ से पहले मीन निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोग टैली मार्क भी करते हैं, तो इसमें नहीं किया जाता है, ऊपर वाले क्लास तक टैली मार्क भी किया जाता था इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ग अंतराल ऐसे निकाल लेंगे। वो आपको क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर अगर इसमें ये दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन जो क्वेश्चन दिया
दिया रहेगा इसके अंदर, उसको उसके अकॉर्डिंग लोग सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हम लोग बनाएंगे उसके ऊपर, तो पहले वर्ग अंतराल लिख देंगे जैसे ऊपर लिखा हुआ है, और वर्ग की संख्या ये 2 दिया रहता है इसके अंदर। ये विद्यार्थी की संख्या आपको यहाँ से दिया रहेगा इसके अंदर, ये विद्यार्थी संख्या आपको ये F1 दिया हुआ इसके अंदर। फिर अब क्या करेंगे, इन दोनों को जैसे मीन निकाला ऊपर में जैसे किए थे, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना है 7. फिर दोनों को करेंगे 3 से, कितना कितना, फिर दोनों को करेंगे यहाँ से, तो ये कितना है, डिवाइड करते जाएंगे तो आपका x निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, fx निकालेंगे। fx का मतलब क्या होता है, जो f निकला और x निकले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये नंबर निकलता जाएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, सब निकाल देंगे। तो अब जो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो ये अब का सिग्मा जो यहाँ पर f हुआ, ये सबको ऐड कर देंगे। सिग्मा जो मतलब होता है वो पूरे को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे fx जो निकालेंगे सबको ऐड कर देंगे fx, तो इसका फार्मूला लगाएंगे कि माध्य बराबर क्या निकालते हैं, सिग्मा fx बाय f, सिग्मा fx बाय f। fx तो यहाँ मालूम है आपको है, और यहाँ से f मालूम है, डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल जाएगा यहाँ पे। फिर बहुलक निकालेंगे, इसके अंदर जो फार्मूला होता है इसके अंदर भी वैसे ही करते हैं, लेकिन थोड़ी चेंजिंग इसके अंदर है, पहले अलग अलग मानना पड़ता है इसके अंदर। f1 को अलग कर लेंगे, यानी कि तथा बहुलक वर्ग कितना इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद बहुलक वर्ग की जो इसके अंदर सीमा कितना है, एल कितना है, ठीक है, एच बराबर कितना है 2 है, सब डिटेल हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको एक बार देख लेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूत्र की बहुलक, तो सूत्र क्या फार्मूला क्या है कि एल प्लस, हाँ, ओपन द ब्रैकेट, f1 माइनस यहाँ पे f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस 2f0 माइनस 2f2 इंटू एच। ये फार्मूले को मालूम करेंगे तो यहाँ पे एल आपको दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, आपको बहुलक निकल जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर लास्ट में जो आता है इसके अंदर मीडियन, तो मीडियन में फार्मूला करते हैं n+1 डिवाइडेड 2 करते हैं, वो सेम चीज़ यहाँ पे वो भी निकल जाता है। इसको आप लोग देख लेंगे माध्य निकालने का तरीका क्या है इसके अंदर। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, जो पर्याप्त जो आपको दिया हुआ है उसको लिख देंगे, सजा देंगे, और यहाँ पे जो विद्यार्थी संख्या दिया हुआ है उसको ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर जो ऊपर वाला जैसे नंबर है उसको लिख देंगे, और सब में जोड़ते जाएंगे। यहाँ 6 है, 20 को जोड़ देंगे, 6 20 जोड़ देंगे, जितना 26 आया। अब क्या करेंगे, इस 26 में 24 को जोड़ देंगे, नंबर लिखेंगे 50 में 28 को जोड़ देंगे, कितना है 48, 78 को 15 जोड़ देंगे 93 में क्या करें, 4 को इस वाले 4 को जोड़ देंगे 97 में फिर 2 को जोड़ देंगे, कितना 99 में 1 को जोड़ देंगे, इतना। तो यहाँ से बारंबारता निकलता है, यह क्या कहलाता है, CF कहलाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n बराबर कितना है, टोटल यहाँ पे निकला है 100 निकला है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे n/2, उसके क्या करें n/2 + 1, एक ज़्यादा होता है इसीलिए। तो अब 50वां जो परीक्षण कितना होगा, यहाँ पर 28 होगा, और 51वां जो है इसके अंदर कितना होगा, 29 होगा, क्योंकि उसके अंदर 1 को ऐड कर दिया था। क्योंकि आप अगर 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, और 100 में अगर 1 को ज़्यादा करेंगे तो जब लाइज करता दोनों के बीच में, तो उस चीज़ को यानी 28.5 ये दोनों के बीच में आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, एक तो माइनस या तो एक प्लस। तो अगर इसको तो और 50वां अगर होगा तो 28 हो जाएगा, और 51वां अगर होगा तो ये कितना 29 हो जाएगा। तो लेकिन जब दोनों को जोड़ देंगे इसके अंदर, 50वां कितना 28 है, और 51वां कितना है, 51 का कितना है 29 है, तो ये दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करेंगे, मीन निकालेंगे, इसका माध्य निकल जाएगा आपका यहाँ से। इसके अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और आंकड़े को फिर ऐसे सजा लेंगे, जो दिया अगर है तो आंकड़े के माध्य निकालना किस तरह निकाला है, इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको fx f1 इसके अंदर पढ़ के आप जाएंगे, इंशाल्लाह आपका ये पूरा बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। हाँ, एक फार्मूला इसके अंदर होता है, उसको जरूर पढ़ के जाएंगे। ये फार्मूला होता है कि 3 माध्य के बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। इसको और भी तरह से निकाला जाता है, अब अगले क्लास में जब आएंगे तो इसको न और भी इसके अंदर फार्मूला है इसके इसी के अंदर, तो इसको आप देखने दो। लेकिन अभी आपको फिलहाल एक ही फार्मूला को पढ़ जाइए ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो 3 माध्य के बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। 3 माध्य के बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। माध्य एक होता माध्यक, एक होता माध्यक, बहुलक और माध्य, तीनों बारे में मोड, मीडियन और बहुलक, इसके बारे में मालूम आपको होना चाहिए, यानी कि मीडियन। अगला देखिए, आपका जो लास्ट ये चैप्टर है वो है 15। ये इसके अंदर कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रायिकता। प्रायिकता मतलब क्या होता है कि किसी घटना के होने के घटने की जो अंकीय जो न्यूमेरिकल होता है उसका होता है, मतलब नहीं होता है। जब हम कोई सिक्का को उछालते हैं तो बोलते हैं इसका आने की संभावना कितनी है। जो चीज़ को किसी पासे को हम देखते हैं, ताश खेलते हैं, पासा को फेंकते हैं तो बोलते हैं कि आने की संभावना कितना है। तो जो चीज़ को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, आने की जो संभावना होती है उसे हम बोलते हैं। अक्सर जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि एक थैला है, उसके अंदर काला और लाल गुलाबी कलर का क्या उसके अंदर कोई अंडा है या कोई चीज़ रखा हुआ है, उसे निकालना है तो काला आने की संभावना कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे टोटल, और जो पूछेगा अब उतना से डिवाइड कर देंगे नंबर से टोटल, ठीक है, उसको करेंगे फाइंड आउट। अब देखिए यहाँ पर जैसे पूछा हुआ है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होती है, मालूम होना चाहिए। एक से बड़ी कैसे हो सकती है, तो वही बताया 1.5 3.7 इतना बड़ी नहीं, ऐसा पॉइंट में नहीं लिखते कभी भी, इसको बटे में नहीं लिखते हैं कभी भी।
हाँ, तो इसी तरह अब बोलेंगे कि एक आदमी का एज है -35 है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक इंसान का जो एज है ना वो 55/2 है, ऐसा ये लिखने का तरीका नहीं सही। उसी तरह यहाँ पर कि इसको हम सही लिखते हैं कि किस तरह हमें किसको इंडिकेट करते हैं, पीई क्या होता है, पीई 1 क्या होता है, डैश क्या होता है और 1 क्या होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो प्रायिकता को आप लोग दो चीज़ इसमें देख के जाएंगे, इस तरह क्वेश्चन आता जो है इसके अंदर दो पासों को एक साल फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, दो पासों की जो संख्या का योग कितना होगा। तो पहले क्या करेंगे इसके अंदर हम टोटल गिनेंगे। उसके अंदर हम जानते हैं कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल संभव जो परिणाम कितना होगा, टोटल को जोड़ देंगे 36 होता है। तो दोनों पासों संख्या का योग कितना होगा, 8 निम्नलिखित प्रकार हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, 2 6 6 2। अब देखेंगे इसके अंदर राजा महाराजा राजा कितने हैं, रानी कितनी इसके अंदर है, वजीर कितने हैं, चोर कितने हैं, उस सबको देखना पड़ता है। इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है कि किस तरह निकाला जाता है इसके अंदर, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या करते हैं। तो जब लिख देंगे तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर है कि एक बोला जाएगा यहाँ पर कि 3 विद्यार्थी में से एक समूह में से 2 विद्यार्थी को जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता इतना है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है। तो अगर इसको ई मान लेंगे तो कितने बच्चे के बाद 2 का क्या है इसमें, तो समूह में, तो इसलिए ई बराबर कितना है 2। तो अब वही इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग बैठा देंगे, पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1। हमेशा का इसका ऐसे कंडीशन का करेंगे 1 से करेंगे हम, क्योंकि निकाल लिए टोटल कितना है यहाँ पे, ठीक है, और दिया हुआ यहाँ पे है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट आपका हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ दिया है कि यदि पी बराबर इतना दिया हुआ है और ई नहीं, तो प्रायिकता क्या है, तो नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, इसके अंदर नहीं वाला रहेगा इसके अंदर सेम चीज़ यहाँ पर। तो 1 माइनस इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा कितना 0.5। एक दूसरे हाँ ये वाला आता ज़रूर, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो एक आने की, यानी कि कभी देखते हैं कि हेड और टेल बोलते हैं हम लोग, उसके आने की संभावना कितनी है, एक है या एक से ज़्यादा कम, इस तरह पूछता है, ठीक है, सिक्का को उछालने के ऊपर। तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, हेड 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 टेल 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 हेड हेड और टेल, इस तरह 4 तरह हम लोग यूज़ करते हैं। परिणाम कितना होता है, 4 तरह हो सकता है। तो कितनी सिक्का बात की जा रही है, 2 सिक्का होगी। इसलिए अगर एक सिक्का रहता तो सिर्फ 2 ही बार आने की संभावना होती, लेकिन मतलब संभावना में से 2 को करेंगे तो एक बार उछालेंगे तो एक ही तरफ आएगा उसके अंदर, मतलब टोटल कितना आ जाएगा। तो देखना है 2 सिक्का को उछालना है तो टोटल कितना साइड होता है, 4 होता है। तो कैसे लिखते हैं, तो हेड हेड टेल टेल, फिर एक बार टेल और एक बार हेड और एक बार हेड और टेल, इस तरह से यूज़ करते हैं। हेड और टेल पहले सिक्का पर टी तो दूसरे सिक्के पर आने वाला है। तो अगर कोई जरूरी नहीं कि दोनों सिक्का का एक ही जैसा आएगा, अगर किसी पे हेड आया तो उसमें टेल भी आ सकता है, या किसी पे हेड आया तो हेड भी आ सकता है, किसी पे अगर किसी में टेल आया तो दूसरे में हेड, ऐसे उल्टा भी हो सकता है उसमें उछालने पे। तो उसको क्या फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, हेड का कितना आएगा तो 1 आएगा इसके अंदर। तो 1 बाय का टोटल नंबर कितना 4, तो डिवाइड कर देंगे 4 से, वो आपका बन जाएगा यहाँ पे। और ओके इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। और एक उछाला जाता है सिक्का को, एक बोले पढ़ लेंगे। और दूसरा जो है एक थैला में दिया जाएगा कि उसके अंदर फल है, थैला में अलग अलग तरह का है, तो कितना आएगा। तो देखेंगे टोटल कितना के बारे में बोल रहे हैं, तो ये फार्मूला मालूम करेंगे, परिणामों की संख्या कितनी है और डिवाइड बढ़ कर करेंगे, परिणाम संख्या कर लेंगे टोटल कितना है उसके अंदर, तो उसको डिवाइड करेंगे तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। याद रखेंगे इस चीज़ कि जैसे 3/4 लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे जब 3 ऊपर में तो हमेशा हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, 1 से छोटा ही आएगा इसके अंदर। और जब 1 से छोटा आएगा तो ये होगा नहीं। तो याद रखेंगे इसके अंदर, तो सर होता नहीं है, जो 1 से छोटा आने की कोई संभावना है नहीं, या तो 1 आएगा या तो 1 से ऊपर जाएगा, इसमें उससे कम आएगा नहीं। तो इसीलिए एक पासे को फेंकने पे कुल संभावना परिणाम की संख्या 6 है, तो इसी तरह उसको यूज़ करेंगे कि 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, यानी कोई भी आएगा, एक ही बार आ सकता है। तो इसमें अनुकूल जो परिणामों की जो संख्या होगी वो क्या होगी 1, यानी 6 तो एक ही बार आ सकता है टोटल। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 6 आने की संभावना तो 1/6। तो आ कितनी में उछालेंगे चीज़ को तो कितनी बार आने की संभावना, एक बार, टोटल है कितना 6, तो क्या लिखेंगे 1/6। बस इतने ही करेंगे और यहाँ से आपका टॉपिक ख़त्म होता है। और इसके अंदर कोई कमी रह गई होगी तो मुझे कमेंट्स करें, अगर कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। और बेहतर पढ़ें और आगे पढ़ें, और जो भी एग्ज़ाम हो उसको बेहतर करने की तैयारी, मतलब बेहतर करें, और आगे भी उसके बाद भी जो भी एग्ज़ाम हो मैथ्स के बाद भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ कर जाएँ, अच्छा नंबर लाएँ। हम लोग की दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आप यहाँ भी तरक्की करेंगे और बाद में तरक्की करेंगे। आज तक के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले टॉपिक अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। आज तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।